Good morning, class. This is our new pathology class in which today we will study about the fifth topic of GI, that is gastric cancer. देखिए, हमने ओरल कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर कर लिया. अब नेक्स्ट कैंसर है जीआई कैंसर. तो जीआई कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर हम कहें तो कार्सिनोमा स्टमक के अंदर ये टॉपिक्स हमारे को पढ़ने हैं. ट्रीटमेंट हम नहीं पढ़ेंगे. गैस्ट्रिक कैंसर का स्पेक्ट्रम आप देखें तो प्रपोज प्रोग्रेशन देखने को मिल रही होती है. अगर किसी पर्सन में क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो जाए तो गैस्ट्रिक कैंसर का रोल ले सकता है. क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो जाए, इंटेस्टाइन का मेटाप्लेसिया हो जाए, डिस्प्लेसिया, ये कैंसर की फॉर्म होती है. डिस्प्लेसिया फर्स्ट स्टेज होती है. और एडिनोकार्सिनोमा अगर होता है तो ये सब गैस्ट्रिक कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एक्चुअली गैस्ट्रिक कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एक इन्फेक्शन होता है जिसका नाम है एच पाइलोरी का इन्फेक्शन, क्योंकि एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर वगैरह कॉज करता है. इस एच पाइलोरी का इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसे सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस हो जाता है स्टमक में. सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस आगे बढ़ता हुआ एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस का रूप ले लेता है. उससे इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया देखने को मिलता है. बाद में वो डिस्प्लेसिया रूप ले लेगा और फाइनली वो कैंसर के रूप में दिखाई देता है पर्सन की बॉडी में. इसके रिस्क फैक्टर्स अगर आप देखें तो डाइट हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से, एच पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, हेरिडिटरी की वजह से, और एंडेमिक एरिया में जो लोग जाते रहते हैं उनके अंदर ऐसा हो सकता है. डाइट में जो नाइट्रोजो कंपाउंड खाने में ज़्यादा ले रहे होते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम खाते हैं, तला भुना ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड मीट खाते हैं, या बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, उनके अंदर गैस्ट्रिक कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओबेसिटी इसका फैक्टर है, स्मोकिंग फैक्टर है, अल्कोहल फैक्टर है, एच पाइलोरी फैक्टर है. जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो होता है, गरीब तबके के लोग, उनके अंदर ये देखने को मिलता है. हेरिडिटरी की वजह से 40-67% तो मेन के अंदर और 60 से 83% विमेन के अंदर केसेस देखने को मिलते हैं. या जो एंडेमिक एरियाज़ के अंदर जाते रहते हैं या रहते हैं एंडेमिक एरिया के अंदर, उनके बच्चों में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. इसमें जो हम कह रहे हैं एच पाइलोरी का इन्फेक्शन, ये बहुत बड़ा कॉज है स्टमक कैंसर का. स्पेशली जो स्टमक के लोअर पार्ट यानी डिस्टल पार्ट का कैंसर है वो एच पाइलोरी से होता है. इसमें पहले तो गैस्ट्राइटिस होगा यानी इन्फ्लामेशन हो जाएगा गैस्ट्रिक पार्ट का. फिर प्री कैंसरस चेंजेस जो है स्टमक की इनर लाइनिंग में देखने को मिलेंगे. जेंडर में स्टमक कैंसर मेन में ज़्यादा होता है विमेन के कंपैरिजन में. उम्र के साथ भी स्टमक कैंसर 50 साल की उम्र के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है. ये अधिकतर पीपल में डायग्नोज्ड ही जो है वो 60 से 70 या 80 साल की उम्र में होता है. एथनिसिटी कॉमन एशियन और पैसिफिक आइलैंडर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है. डाइट हमने बोला भाई, जो लार्ज अमाउंट में बहुत गर्म फूड खाते हैं, नमक वाले फ़िश मीट ज़्यादा खाते हैं, अचार वगैरह खाते हैं, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स वाले सबस्टांसेस क्योर्ड मीट्स के अंदर पाए जा रहे होते हैं, उनको अगर खा रहे होते हैं. कुछ बैक्टीरियाज जो है वो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन जैसे एच पाइलोरी वाले वो बैक्टीरिया जो है स्टमक कैंसर एनिमल्स के अंदर कॉज कर देते हैं, ऐसा पाया गया है. दूसरी तरफ हम देखें तो जो लोग फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर बहुत कम चांस होते हैं स्टमक कैंसर होने के. इसके अलावा टोबैको का यूज़ स्मोकिंग के साथ में अगर आप कर रहे हो तो ऑब्वियस स्टमक कैंसर के जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं. स्पेशली स्टमक के अपर पोर्शन के जो ईसोफेगस के पास होता है. और स्मोकर्स में स्टमक कैंसर की रेट नॉर्मल कंपैरिजन में दुगुनी होती है. ओबेसिटी, जो लोग ओवरवेट या ओबेस्ड होते हैं उनमें कार्डिया के कैंसर के चांसेस, कार्डिया क्या है, ईसोफेगस के पास वाला पार्ट जो है स्टमक का, उसका कैंसर ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है. हालांकि इसका क्या लिंक है वो हमें अभी तक पता नहीं है, पर फिर भी ये ज़्यादा देखने को मिलता है. या फिर किसी का टाइप ए ब्लड ग्रुप है तो उसके भी रीजंस हमें नहीं पता है, पर फिर भी उनमें गैस्ट्रिक कैंसर डेवलप होने के रिस्क बढ़ जाते हैं. फैमिली हिस्ट्री जिनके चल रही होती है तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स अगर किसी के हैं स्टमक कैंसर से ग्रस्त तो उनमें भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. या फिर किसी ने प्रीवियस स्टमक सर्जरी करवाई हो तो उनमें नाइट्रेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जा रहे होते हैं और एसिड का प्रोडक्शन उनमें कम होने लग जाता है अल्सर सर्जरी के बाद में, तो चांसेस बढ़ जाते हैं.
परनीशियस एनीमिया जिनमें रहने लगता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो सबस्टेंस जैसे विटामिन B12 वगैरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं फूड से निकल करके, कुछ सेल्स ऐसा करने लग जाती है स्टमक की, तो उनके अंदर जो है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही होती है इन इंट्रिंसिक फैक्टर जिनमें नहीं होते, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर वो फैक्टर जो B12 का एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। जिनमें इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी आ जाती है उनमें B12 की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी, और जिससे कि रेड ब्लड सेल्स उतनी एबल नहीं रह पाती अपना काम करने में, और उनमें परनीशियस एनीमिया हो जाएगा और गैस्ट्रिक कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से मेनेट्रियर डिजीज़ किसी को अगर है, स्टमक की लाइनिंग की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है इस केस के अंदर, लार्ज फोर्स देखने को मिलते हैं उस लाइनिंग के अंदर, स्टमक एसिड का लेवल लो हो जाता है। तो हालांकि ये डिसीज़ बहुत रेयर है, पर इसमें जो है हमें कारण नहीं पता, पर गैस्ट्रिक कैंसर के चांसेस इसमें या स्टमक कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से किसी को इनहेरिटेड कैंसर सिंड्रोम हुआ हो, तो हेरिडिटरी डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर जो है वो एक इनहेरिटेड कंडीशन है, डेवलपिंग स्टमक कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि ये भी क्वाइट रेयर है, पर फिर भी 70 से 80% लोगों के अंदर इसके चांसेस रहते हैं। इसी तरह से इनहेरिटेड कैंसर सिंड्रोम में जो है वो नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर की हेरिडिटी या फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस की हेरिडिटी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस इतने ही पॉइंट लिखिए, बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये BRC वाले पॉइंट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब गैस्ट्रिक कैंसर के प्रिकर्सर्स क्या हैं? तो एडिनोमेटस पॉलिप्स किसी के पेट में दिखाई दे रहा है, क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस का होना, परनीशियस गैस्ट्राइटिस का होना, मेनेट्रीज डिजीज़ का, ये सारे नाम अपन ने अभी फैक्टर्स में पढ़े थे। या पहले किसी ने गैस्ट्रिक सर्जरी करवाई हो नॉन कैंसरस कंडीशन की, तब भी उनमें गैस्ट्रिक कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सिम्टम्स देखिए भाई, 62% लोगों में वेट लॉस होने लग जाता है, 52 में एब्डोमिनल पेन, 34 में नोजिया, 26% में डिस्फेजिया, निगलने में दिक्कत आएगी, मेलिना, स्टूल में ब्लड आएगा, अर्ली सैटाइटी, अल्सर टाइप का पेन रहने लगेगा। डिस्फेजिया बहुत कॉमन है प्रॉक्सिमल गैस्ट्रिक ट्यूमर के साथ में, और जो ऑकल्ट GI ब्लीडिंग है वो भी कॉमन है। ऑकल्ट GI ब्लीडिंग क्या है कि स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो ऑकल्ट GI है। मैंने आपको स्टूल एग्जामिनेशन में पढ़ाया था। साइन के अंदर आपको पैल्पेबल एब्डोमिनल मास दिखाई दे सकता है फिजिकल फाइंडिंग के अंदर, बहुत कॉमन है ये चीज़। और अगर लिम्फेटिक से ये कैंसर स्प्रेड कर जाता है तो लेफ्ट सुप्रा क्लैविकुलर नोड जिसको वर्चोस कहते हैं, पेरी अम्बिलिकल नोड सिस्टर मैरी जोसेफ, लेफ्ट एक्सियल नोड आयरिश, एनलार्ज्ड ओवरी, क्रिकेनबर्ग ट्यूमर और एसाइट्स जैसे साइन सिम्टम भी आपको दिखाई देंगे। मतलब ओवरी बड़ी हो जाती है, लेफ्ट एक्सियल नोड लेफ्ट एक्सिला में नोड दिखाई देगी, पेरी अम्बिलिकल में नोड दिखाई देगी, लेफ्ट सुप्रा क्लैविकल में नोड दिखाई देगी। ये कंडीशन दिखाई देती है अगर लिम्फ के साथ में कैंसर स्प्रेड कर जाए। अब इन्वेस्टिगेशन में आपको बताऊं उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि भाई गैस्ट्रिक कैंसर अधिकतर एडिनोकार्सिनोमा के रूप में देखने को मिल रहा होता है। माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो भी आप इस कैंसर को क्लासीफाई कर सकते हो, और मैक्रोस्कोपिकली अगर आप इसको देखते हो तो ये 5 तरह का होता है। पहला पॉलीपॉइड, दूसरा अल्सरेटिव, तीसरा कंबाइंड अल्सरेटिव एंड इन्फिल्ट्रेटिव, चौथा डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव और पांचवा सुपरफिशियल स्प्रेडिंग। पॉलीपॉइड का मतलब है कॉलीफ्लावर ग्रोथ प्रोजेक्टिंग इनटू द ल्यूमन, ल्यूमन के अंदर फूल गोभी जैसी ग्रोथ दिखाई देगी, वो पॉलीपॉइड कहलाता है। अल्सरेटिव क्या होता है? फीड इनफिल्ट्रेटिंग एंड अल्सरेटिव ग्रोथ विद इरेग्युलर बेस एंड रेज्ड मार्जिन्स। अल्सर जैसी ग्रोथ है, इनफिल्ट्रेटिंग मतलब डीप तक जा रही है, जिसका जो आधार है वो तो इरेग्युलर है पर उसके मार्जिन्स उठे हुए होते हैं। तीसरा कंबाइंड अल्सरेटिव एंड इनफिल्ट्रेटिव, पुअरली डिफाइंड इन्वेजिव बॉर्डर होता है ऐसे कैंसर का। और डिफ्यूज इनफिल्ट्रेटिव जिसको अपन लिनेटिस प्लास्टिका कहते हैं, ये लेदर बॉटल वाटर बॉटल जैसा दिखाई देता है, अपीयरेंस ऑफ लेदर वाटर बॉटल। बस अब इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हो तो हीमोग्लोबिन कम मिलेगा, ESR बड़ी भी मिलेगी। स्टूल एग्जामिनेशन में ऑकल्ट ब्लड आपको पता चल सकता है टेस्ट के द्वारा। गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट के अंदर ग्रॉस हाइपो और एक्लोराहाइड्रिया दिखाई देगा।
एंडोस्कोपी आप करवा सकते हो, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हो, सिटी स्कैन करवा सकते हो, बेरियम स्टडी कर सकते हो और लेप्रोस्कोपी के थ्रू आप स्टेजिंग का पता लगा सकते हो। सिटी स्कैन में डिसीज़ कितनी फैली है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व है या नहीं है, लिवर में मेटास्टेसिस हुआ है क्या, ये पता चल जाएगा। सोनोग्राफी से वॉल, गैस्ट्रिक वॉल आपको थिकन हुई भी दिखाई देगी, उसका इन्वेजन पता चलेगा, कितना इन्वेड कर गई, कहाँ कहाँ तक, पेरिटोनियम इन्वॉल्व है या नहीं है, एसाइट हुआ है या नहीं है, ये पता चल जाएगा। एंडोस्कोपी में बायोप्सी भी करवा सकते हो, अर्ली केसेस को डायग्नोस कर सकते हो। एंडोस्कोपी से डायग्नोस किया जाता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है भाई गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। सिंगल बायोप्सी कर सकते हो अल्सर से, 7 बायोप्सीज भी अल्सर से आप कर सकते हो, और ब्रश साइटोलॉजी से भी आप जो है वो देख सकते हो, आपको कैंसर का पता चल जाएगा। प्री ऑपरेटिव स्टेजिंग में आप एब्डोमिनल या पेल्विक की सिटी स्कैनिंग कर सकते हो, एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड भी करके देख सकते हो, तो ट्यूमर की डेप्थ पता चलेगी, पेरी गैस्ट्रिक एनलार्ज हुआ हुआ है क्या, सीलियक लिम्फ नोड इन्वॉल्व है क्या, ये पता चल जाएगा। एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड के अंदर स्मॉल हाई फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासाउंड जो है वो देखा जाता है, इसमें सुपीरियर रिजोल्यूशन वगैरह का हमें फ़ायदा मिलता है। खैर इतना अपन को लिखना नहीं, अपन को तो खाली नाम लिखना है। ये एंडोस्कोपी से आपको इस तरह की इमेज जो है वो दिखाई देगी, ये स्टेजिंग दिखाई गई है। बेरियम स्टडी कर सकते हो, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी इसमें 50% केसेस में दिखाई देते हैं। मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म जो स्टमक का है, प्राइमरी तो एडिनोकार्सिनोमा 94% केसेस मैंने आपको बताया कि एडिनो ही होता है, 4 में लिम्फोमा भी हो सकता है, 1% में मैलिग्नेंट GIST हो सकता है। हिमेटोजेनस स्प्रेड भी हो सकता है भाई कि कोई ब्रेस्ट का कैंसर था या मैलिग्नेंट मेलानोमा था जो फैलता हुआ स्टमक में आ गया, या डायरेक्ट इन्वेजन में स्टमक के आसपास कोई पैनक्रियास का कोई कैंसर था, लीवर का कैंसर था, कोलन का था या ओवरी का था, वो हो सकता है डायरेक्टली इन्वेड करके स्टमक में आ गया, तो ये कैंसर भी हो सकते हैं। बस इसके साथ आपका गैस्ट्रिक कैंसर नाम का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।